हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। केम छो बच्चा लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे एज यूजुअल। हमारा सेम रटा रटा डायलॉग जो आप सुन सुन के भी बोर हो गए होंगे, नहीं? तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे, हमारे पीछे सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, उसका लेसन नंबर 4 है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा चैलेंज दिया था, एक टास्क दिया था, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। अब उस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चों ने दिया है, लेकिन उनका जो कमेंट है वो हम सबसे लास्ट में डिस्प्ले करेंगे। सबसे लास्ट में जब थैंक यू वाली स्लाइड आएगी ना, उसमें नीचे हम उनका कमेंट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं, फिर अपन आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है वो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बोला था थोड़ा सा ट्रिकी है, पर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था, तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया ही है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश एक स्कूटर का त्वरण a बराबर 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जहां x जो है आपका मीटर स्क्वायर है, जहां x जो है मीटर में है, के अनुसार बदलता है। x बराबर 0 पर वस्तु का वेग इतना है, तो x बराबर इतने पर वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रॉब्लम है बहुत खतरनाक, क्योंकि आपको त्वरण दे रखा है और वेग पूछ रहा है। अब बात यह है कि त्वरण से वेग निकालना तो हम जानते हैं, ठीक है ना, मतलब हम सीधा सीधा उसका समाकलन कर देंगे, ये हमने पढ़ा है। तो पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। हमने पढ़ा ये a बराबर किसके बराबर होता है, dv बटा dt। तो यहाँ से अगर हमें वेग निकालना होता है तो हमें पता है, इसको हम उधर लेके जाते हैं, फिर dv बराबर a इंटू dt लिख देते हैं, फिर दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अब चालू तो हुई है, क्योंकि a जो है वो हमारे विस्थापन के रूप में है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था जब a जो है वो समय की बजाय, देखो यहाँ पे x आ रहा है ना, इसका मतलब विस्थापन के रूप में, तो फिर ये फॉर्मूला इनवैलिड है, ये फॉर्मूला नहीं चल सकता, ये गलत है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बोला था v x का फंक्शन है, तो आप x से गुणा भाग कर देते हैं। अगर आप ऐसे समझ नहीं पाते तो ऐसे समझ लीजिए, गुणा भाग किया, और ये वाली जो टर्म है हमारी, ये वाली, ये हमारा वेग बन गया। तो a v dv बाई dx, ये सब मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने क्या किया था। कुछ इस तरीके का हमारे पास रिलेशन आया था। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है तो लिमिट डाल दो एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बोला ही है। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे x की लिमिट है x1, यहाँ पे x की दूसरी लिमिट है x2, यहाँ पे v की v1 और यहाँ पे v की v2। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें त्वरण दे रखा है, मतलब हमें a का मान पता है 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें x बराबर 0 पर वस्तु का वेग पता है, यानी जब x 0 था तब v का मान कितना था, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर x का मान 3/√2 हो तो फिर v का मान क्या होगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या होगा। देखो, सीधा सीधा लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी और कुछ भी नहीं करना। हमें a का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे डाल दो 2x, x के सापेक्ष समाकलन हो ही रहा है। x की लिमिट देखो कहां से कहां तक है, 0 से 3/√2, और ये बराबर है किसके, v, ठीक है, इंटू dv। और इसकी लिमिट देखो कहां से कहां तक है, v1 से v2। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कहां से कहां तक है, 5 से लेकर के दूसरी वैल्यू पता नहीं, तो उसको v रख देते हैं। तो हमें बेसिकली बस इस v का मान निकालना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो बस अब देखो, समाकलन करना तो सब जानते ही हो। 2 को बाहर फेंकोगे, x क्या है, एक घात है उसके ऊपर, तो हमें पता है एक घात बढ़ा देते हैं अपन, तो 2 गुणा x²/2। आई होप इतना सबको पता ही होगा। और वही 0 से 3/√2, बहुत बार करा है अपन ने ऐसा, तो ठीक है ना, बराबर। अब देखो यहाँ पे v लिखा है, सेम प्रोसीजर से v का कितना हो जाएगा, जब अपन समाकलन करेंगे तो v²/2, वही जो हमारी लिमिट है वो कहां से कहां तक आ जाएगी, 5 से v तक। बस यहां से आपको v का मान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्व किया। ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को रब करते हैं, क्योंकि ये मैथ से हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको। तो देखो, मैंने बोला था 2 बार ले लो, आप 2 बार ले लिया अपन ने। फिर आ रहा है x², और उस पे जो है 0 से 3√2 तक हमने इस पे लिमिट यानी सीमाएं लगाई हैं। यहाँ पे भी 1/2 बाहर आ जाएगा, v² और 5 से लेकर के v तक। ठीक है, बस अब वैल्यू रखो। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, तो आप सबसे पहले रखेंगे इसका वर्ग होगा। ठीक है ना, पहले अपर लिमिट यानी उच्च सीमा, फिर 0 यानी निम्न सीमा, फिर हाफ, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं रख कर देता हूँ, और सबसे पहले v का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया, 5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट 25 लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखो
इस 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का हो गया 2। ये भाई साहब उधर जाएंगे, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो हो जाएंगे गुणा, ठीक है, बराबर v² - 25। देखो सॉल्व करा अपन ने, ये भाई साहब गए इधर, ठीक है ना, ये भाई साहब इधर जाके जुड़ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये जो 25 है यहाँ पे आके क्या हो गया, ये घटाव से क्या हो गया, इसके अंदर जुड़ गया आके। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 9 + 25 बराबर v²। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना है, ठीक है, और x बराबर 3/√2 पर वस्तु का वेग ज्ञात करना है। ओके ठीक है, सही है। हमने अपर लिमिट रखी है v², ठीक है, बहुत सही। ओके बस अब इसको अपने को इसका मान निकालना है। तो 9 और 25 कितना होगा हमारे पास, 34, और उसका रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा √34, इसका उत्तर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि v का मान कितना आ रहा है। यहाँ पे तो हो जाएगी गड़बड़, थोड़ी जगह हम बनाते हैं थोड़ी सी, इसको भी रख करते हैं, ये भी हमें पता ही है। तो इसको हटाओ, और यहाँ पे x2 तो था ही, हाँ। तो हमारे पास देखो ये हो गया 34, तो हमें तो v का मान चाहिए, तो v² गया तो रूट में 34 लिख दो, तो ये हमारे पास मान आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया सॉल्व। आई गेस सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन किसी को होगी नहीं, ठीक है ना। जिसका उत्तर सही होगा उसका नाम अभी हम डिस्प्ले कर देंगे, सबसे लास्ट वाली जो हमारी थैंक यू वाली स्लाइड होगी ना उसके अंदर, ठीक है। चलो अपन चलते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास गति का ग्राफीय निरूपण। बहुत प्यारा टॉपिक है, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इसके क्वेश्चन यूं हो जाते हैं अगर आपको ढंग से आता है, तो नहीं आता तो फिर भूल जाओ, इससे ट्रिकी कोई टॉपिक नहीं है पूरी चैप्टर में, ठीक है ना। अब आप बुक में देखोगे तो आपको सेपरेटली कोई टॉपिक नहीं मिलेगा ये। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने कुछ पार्ट स्किप कर दिए, एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था। तो बेटा आपकी जो एनसीईआरटी लिखी हुई है उसमें सारी चीजें मिक्स की हुई है, ठीक है ना, खिचड़ी बना रखी है उन्होंने हर चीज की। मतलब कोई सी चीज कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेवल हाई है उस बुक का, कि वो ऐसा मान के चलते हैं कि आपको कुछ चीजें ऑलरेडी आती हैं, जबकि हमें पता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बेस या तो क्लियर नहीं है। अगर क्लियर भी है तो हम इतना ज्यादा डिटेल में सोच नहीं पाते हैं। तो हमने क्या करा, चैप्टर के सेगमेंट करें, छोटे छोटे टुकड़े करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लो है वैसे चल रहा है। अब जैसे मैं ग्राफ वाला पार्ट आपको थोड़ा सा वेग में ही बता चुका हूं, चाल में ही बताया, त्वरण में ही बताया, लेकिन अब उसका अलग से पार्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो जो बेसिकली क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम करेंगे। चाहे आपके मेंस में आते हो, जेई के मेंस के अंदर आते हो, चाहे आपके नीट के अंदर आते हो या एनडीए में आते हो, जिसमें भी आपके क्वेश्चन आते हो आराम से इससे सॉल्व हो जाएंगे गति के ग्राफीय निरूपण के, जो मैं आज आपको लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो देखो ये हमारा फ्लो, 3 तरीके के अपन कर्व पढ़ने वाले हैं, 3 तरीके के अपन वक्र पढ़ेंगे। विस्थापन समय वक्र, इसको xt कर्व भी बोलते हैं, वेग समय वक्र इसको vt कर्व भी बोलते हैं, और एक हमारा त्वरण समय वक्र जिसको अपन बोलते हैं at कर्व। तो इसकी जगह हमारा विस्थापन समय की जगह एग्जाम में दूरी समय भी आ सकता है। अगर दूरी समय आएगा तो मैं क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पर ये 3 तरीके के आपके कर्व मिलेंगे, xt कर्व, vt कर्व और at कर्व। यानी वही सेम बात है सबके अंदर, सारे कर्व के अंदर 99% क्वेश्चंस जो हैं उसमें x एक्सिस के ऊपर हमेशा t ही होता है और y एक्सिस पे दूसरा पैरामीटर, ठीक है। हो सकता है x हो सकता है v हो सकता है a हो। तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। तो आते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कर्व पॉसिबल नहीं है। चाहे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी लिखी हो, यहाँ पे मान लो टाइम लिखा है सब जगह, ऊपर कोई सी भी क्वांटिटी लिखी हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे चाहे x लिखा हो, चाहे v लिखा हो, चाहे a लिखा हो, यहाँ पे भी चाहे x लिखा हो, v लिखा हो, चाहे a लिखा हो, यहाँ पे भी x लिखा हो, v लिखा हो, a लिखा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तीनों तरीके के कर्व या इस तरीके के कर्व पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे 4 ऑप्शन दे और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा कर्व पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लीजिए, अगर एक ही वैल्यू यानी एक ही समय के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज मिली, देखो ना यहाँ पे एक ही समय के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज मिल गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक ही समय पर वस्तु के 2 अलग अलग वेग हो, या वस्तु 2 अलग अलग त्वरण से गति कर रही हो, या उसके 2 अलग अलग विस्थापन हो। तो अगर हम किसी भी एक टाइम पे, मतलब अपन ने एक वर्टिकल ऐसे लाइन खींची, ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, और अगर वो ऊर्ध्वाधर रेखा किन्हीं एक से ज्यादा बिंदु पर कट कर दी, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, तो एक से ज्यादा बिंदु पर अगर वो जाके कट कर जाती है, इसका मतलब वो कर्व हमेशा गलत होगा। अब चाहे कोई सा भी कर्व उठा के देख लो इनमें से, जैसे पहला उठाओ, पहले में देखो सीधी लाइन ड्रॉ करी, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई, सीधी लाइन ड्रॉ करी, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई, सीधी लाइन ड्रॉ करी, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई। तो बेसिकली अगर कहीं भी हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और वो एक से ज्यादा बिंदु पर कट कर गई, तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ गलत है, ठीक है ना। तो आपको एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे पीछे, उसको देख के आप यूं बता सकते हो
ठीक है ना, कौन सा गलत है कौन सा सही है, बस इतना सबको याद रखना है। चलो अपन चलते हैं आगे। अब अपने को पढ़ना है विस्थापन समय ग्राफ, यानी विस्थापन समय कर्व, तो जिसको अपन एक्सटी कर्व भी बोलते हैं। तो देखो मैंने लिखा है विस्थापन समय वक्र की प्रवणता किसी क्षण विशेष पर तात्क्षणिक वेग को निरूपित करती है। मैंने आपको बता भी था, बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, कुछ भी नहीं करना है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देना है। अब जैसे वाई एक्सिस पे कौन है हमारा विस्थापन, तो अगर मेरे को ढाल निकालनी तो ढाल का सूत्र क्या होता है, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। y पे कौन बैठा है विस्थापन, x पे कौन बैठा है टाइम, तो इसका स्लोप यानी ढाल क्या देगा आपको, ढाल देगा आपका वेग, सिंपल। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे विस्थापन की जगह दूरी दे रखी होती तो उस केस के अंदर दूरी बटा समय हो जाता आपका चाल। ये चीज आपको समझनी है। अगर विस्थापन समय वक्र है तो ढाल आपको देगा वेग, और अगर दूरी समय वक्र है तो आपको वो देगा चाल, ठीक है, क्योंकि अपने को स्लोप ही तो निकालना कुल मिला के, ठीक है, ढाल ही तो निकालनी है इसलिए। और आई होप इतनी पहली लाइन आपको क्लियर होगी। विस्थापन समय का वक्र जो है, समय जो हमेशा एक्स एक्सिस पर और वाई जो विस्थापन हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाता है। ये बात बहुत बेसिक सी बात है कि विस्थापन समय वक्र जो होता है उस विस्थापन समय वक्र में, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे हमारे पास आएगा विस्थापन समय वक्र में, लिख देता हूं वक्र में, ठीक है। तो विस्थापन समय वक्र में समय एक्स अक्ष पर और जो आपका विस्थापन है वो हम कहां पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। आई होप इतना तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये पहला वक्र है, इस पहले वक्र में आप ढंग से देखिए, इस वक्र के अंदर हमारा जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, आपको सबसे पहले ढाल ही चेक करनी है कि उसकी ढाल धनात्मक है या फिर ऋणात्मक। अगर इसकी ढाल धनात्मक है, धनात्मक का कैसे पता पड़ेगा, अगर थीटा 90 से छोटा है तो ढाल कैसी होगी, धनात्मक। लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था, अगर थीटा का मान 90 से छोटा है तो ढाल कैसी होगी, धनात्मक। लेकिन अगर थीटा का मान 90 से बड़ा है तो ढाल कैसी होगी, ऋणात्मक। कौन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना कंपलसरी है और आप कैसे भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्योंकि 90 से छोटा है, इसका मतलब इसका जो भी वेग होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, और बढ़ता हुआ आपको दिख भी रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेग नियत है इसलिए यहाँ पे इसका जो त्वरण है वो क्या होगा, हमेशा जीरो। तीनों कर्व में देख लो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, तीनों में त्वरण जीरो होगा। यानी कभी भी स्ट्रेट लाइन बन जाए ना, सीधी सरल रेखा बन जाए, तो आप समझ जाइए उसका त्वरण हमेशा जीरो ही होगा। अगर सीधी सरल रेखा बन रही है, चाहे वो ऐसे जा रही हो, चाहे ऐसे आ रही हो, चाहे ऐसे हो, तीन जैसे तीन के अलावा तो और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब कैसे भी जा रही हो, कुल मिला के बस कंडीशन ये है कि वो जो है सीधी है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में त्वरण हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो त्वरण किस केस में जीरो नहीं होगा वो इसके बाद वाले में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो क्योंकि वेग बढ़ रहा है इसलिए धनात्मक। यहाँ पे देखो अपन ने वो निकाला स्लोप थीटा से 90 से ज्यादा आया, अगर 90 से ज्यादा है इसका मतलब ये कैसा है, ऋणात्मक। तो वेग यहाँ पे कैसा हो गया, ऋणात्मक, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप कम था, 90 से छोटा था, तो वेग क्या हो गया हमारे पास, धनात्मक। आई होप इतना तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, बेसिक सी बात। और यहाँ पे तो देखो सीधी रेखा है, वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित ही नहीं कर रही, वो तो t बराबर 10 सेकंड पर भी, t बराबर 20 सेकंड पर भी, सारे समय पर वो 20 मीटर पे बेचारी खड़ी है। जो 20 मीटर पे खड़ी है, जगह चेंज नहीं कर रही है, तो वेग कितना हो गया, जीरो। एक चीज मैं आपको ग्राफ के बारे में और बता देता हूं, अगर आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो जो भी एक्स अक्ष पे आप लिख रहे हैं या वाई अक्ष पे लिख रहे हैं, वहां पे आप उसकी यूनिट जरूर लिखिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे विस्थापन लिखा है, तो आप यहाँ तो विस्थापन लिखो पूरा, या तो सिर्फ एक्स लिख के छोड़ दो और ब्रैकेट में लिख दो उसकी यूनिट क्या है। तो हमारे यहाँ पे उसकी यूनिट कितनी, मीटर, तो हमने लिख दिया मीटर। समय की सेकंड, तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया हमने सेकंड। तो इस चीज का आपको ग्राफ में ध्यान रखना है। आई होप ये 3 ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। इससे पहले मैं ये वाला कर्व बता देता हूँ। चलो ये पहले कर्व बताता हूँ, फिर उस न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि ये पहले न्यूमेरिकल करा देते हैं, पर ये पहले बता देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, इस वाले केस में और इस वाले केस में, क्योंकि हमें एक कर्व मिल रहा है, एक वक्र मिल रहा है, ठीक है, एक सरल रेखा नहीं मिल रही है। सरल रेखा के अतिरिक्त हमें पैराबोला यानी परवलय मिल रहा है। परवलय जैसा शेप दिख रहा होगा आपको। अगर ऐसा मिल रहा है तो त्वरण का कुछ ना कुछ मान होगा, मतलब वो नॉन जीरो होगा, अशून्य होगा। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले देखो इस वक्र के अंदर, क्योंकि ढाल देखो, अब यहाँ पे क्योंकि वक्र इस तरीके से जा रहा है तो हमें इस बार टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको बताएगी, इसके तात्क्षणिक वेग को, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, स्पर्श रेखा में से किसको बताती है, तात्क्षणिक वेग को। तो देखो इसका स्लोप कैसा है, इसके
टेंजेंट का यानी इसकी स्पर्शरेखा का थीटा जो है वो 90 से छोटा है, इसका मतलब इसमें वेग बढ़ रहा है। थीटा 90 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब वेग क्या है हमारे पास, धनात्मक। अब बात आती है कि त्वरण कैसे आइडेंटिफाई करें। त्वरण आइडेंटिफाई करना ही मेन चीज है यहाँ पे। तो मैं आपको एक छोटा सा वापस याद दिलाता हूं। मैं आपको प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं में पैराबोला की इक्वेशन, परवलय की इक्वेशन कुछ बताई थी, अगर आपको याद हो तो। ऐसी कुछ इक्वेशन थी, मैंने बोला था अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है, मतलब ए अगर आपका पॉजिटिव है, तो पैराबोला हैप्पी पैराबोला बनता है, ऐसे स्माइल वाला। और अगर ये ऋणात्मक है तो पैराबोला आपका कैसा बनता है, ऐसा रोतू सा। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिराइव करेंगे, इसको व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एस की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ अभी 2 मिनट के लिए, तो ये एक्स है और ये टी है। तो मैंने एक्स और टी के बीच में जब कर्व बना रखा है, मतलब मेरे पास वाई था और एक्स था, मेरे पास एक्स और टी हो गया, एक्स ये रहा और टी ये रहा। तो देखो टी स्क्वायर का गुणांक मतलब ये अगर आपका धनात्मक है तो कर्व ऊपर बनेगा, और ये अगर आपका ऋणात्मक है तो कर्व का बनेगा नीचे। मैं क्या कहना चाहता हूं, इन शॉर्ट मैं ऐसा बता देता हूं, अगर आपको कभी भी कर्व ऐसा दिखे, ऊपर की तरफ पैराबोला दिखे, ऊपर की तरफ फेसिंग पैराबोला दिख जाए, समझ जाना वहां पे त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे इस वाले केस में आप देख लो, पूरा अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो यहाँ पे, देखो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें ये जो है हमारा 0 से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक होगा। ठीक है ना, आई होप समझ आ गया होगा। अब इस वाले केस में देखो, ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ फेसिंग है इसकी। ठीक है ना, आधा, पूरा जरूरी नहीं आपको आधा ही मिले, पूरा जरूरी नहीं है, सॉरी पूरा ही मिले, आधा भी मिल सकता है जैसे इस केस में। तो पहले तो इसका स्लोप टेस्ट कर लेते हैं, यानी इसकी ढाल, स्पर्शरेखा खींची, देखो अभी भी जो हमारा थीटा क्या आया, 0 से थीटा जो हमारा वो 90 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब अभी भी वेग क्या है उसका, ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक है। ठीक है, और देखो ये देखो कैसे नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इसका जो ये जो मूव किया इसने नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसका त्वरण यहाँ पे कैसा हुआ, ऋणात्मक। तो अगर मैं आपसे इसके गति के बारे में पूछूं और इसकी गति के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे यार सर वेग तो धनात्मक है, त्वरण भी धनात्मक है, यानी एक्स अक्ष के अंदर वस्तु का वेग बढ़ रहा है। यहाँ पे वेग तो धनात्मक है लेकिन त्वरण ऋणात्मक है, इसका मतलब एक्स दिशा में वस्तु का वेग घट रहा है। ये मैंने आपको लास्ट में 4 चीजें जो बताई थी कि v, अरे इससे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, फिर रेड चला, कि v और a दोनों अगर 0 से बड़े होंगे तो उस केस में वस्तु का वेग बढ़ेगा, और अगर इनमें से कोई भी केस आ जाए, चाहे ये आ जाए और चाहे ये आ जाए, तो उस केस में आपका वस्तु का वेग घटेगा, और इनमें से कोई 2 केस आ जाए तो वस्तु का वेग बढ़ेगा। ठीक है ना, ये दोनों चारों केसेस आई होप सबको लर्न होंगे। इसमें x दिशा में बढ़ता है, माइनस x दिशा में बढ़ता है, इसमें हमारा प्लस x दिशा के अंदर घटता है, और उसमें माइनस x दिशा में घटता है। नहीं पता तो लास्ट वाला वीडियो पहले जाके देखो फिर समझना, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। इसमें भी वेग धनात्मक है, इसमें भी वेग धनात्मक है। इसका जो पैराबोला था, परवलय था, ऊपर की तरफ खुल रहा था, इसने जो a जो है आपका वो क्या होगा, 0 से बड़ा, इसमें नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा हुआ यानी वस्तु का वेग x दिशा में क्या बोल रहे हैं, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि त्वरण का मान ऋणात्मक है। ठीक है, हाँ एक ये ग्राफ और देख लीजिए, ये भी बहुत प्यारे प्यारे 2 ग्राफ है। अब इसके अंदर देखो वापस जब आप स्लोप टेस्ट करोगे, तो जब आप स्लोप बना रहे हो किसी भी बिंदु पर, देखो तो हमने देखो स्लोप बनाई, मतलब टेंजेंट बनाया, स्पर्शरेखा। अब कोण जो है ना वो 0 से निकला बड़ा, सॉरी 90 से निकला बड़ा। जब 90 से बड़ा निकला तो वेग कैसा हो गया हमारे पास, ऋणात्मक, यानी 0 से छोटा। लेकिन इसका पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसका पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब इसका a जो है वो कैसा होगा, धनात्मक। देखो ना पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है ऐसा। ठीक है, अब जरूरी नहीं आपको पैराबोला बिल्कुल एग्जैक्टली मिले, क्योंकि पैराबोला तो कैसा भी हो सकता है, बस आपको देखना है वो ऊपर है या वो नीचे की तरफ फेस किया हुआ। जैसे इसमें अब साफ साफ दिख रहा है वो नीचे किया हुआ है, मतलब थोड़ा सीधा सीधा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वेग का मान क्या है, ऋणात्मक है, और a का मान कैसा है, धनात्मक। तो देखो इससे पहले वाला जो केस था ये वाला, ये अपन ने पढ़ा था जब v 0 से बड़ा हो, a भी 0 से बड़ा हो। ये केस जब v जो है 0 से बड़ा हो, a 0 से छोटा हो, प्लस x की दिशा में घट रहा है। जबकि इस वाले के अंदर v जो है आपका ऋणात्मक है,
और a आपका धनात्मक है, यानी इस बार माइनस x की दिशा में उसका वेग घट रहा है क्योंकि वस्तु इधर जाना चाहती है, अब उसको इधर पुश कर लियो। अब इसके अंदर देखो, इसमें जब आप टेंजेंट एंड स्पर्शरेखा ड्रॉ करते हो तो देखो ये थीटा क्या है हमारे पास 90 से बढ़ा गया, यानी वेग क्या है ऋणात्मक, और नीचे की तरफ और खुल रहा है, तो इसका मतलब इसका त्वरण भी कैसा हो गया, वो भी कैसा हो गया ऋणात्मक, यानी वस्तु का वेग बढ़ रहा है लेकिन किस दिशा में, माइनस एक्स की दिशा में। तो जो चार केस है वो कितने काम आ रहे हैं यहाँ पे, और ग्राफ में किस तरीके से हमने उसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर दिया, कैसे लगा दिया, वो दिख रहा होगा आपको, कितनी अच्छी और कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है ना, ग्राफ देख के आप यूं समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है आंसर, क्या कैसे निकालेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन था ये वाला मुझे पूछना था, अब मैंने बीच में स्किप करा था ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि निम्न समयों पर वेग ज्ञात करना है अपने को, 1 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, और फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन भी हैं कुछ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओहो कहाँ चले गए हम, हाँ तो अभी देखें हम सबसे पहले इसके अंदर तो ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके आपको सारी कहानी समझ आएगी। चलो इसके क्वेश्चन की तो मैं बाद में बात करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहले देखो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सरल रेखा मिल रही है, मतलब हमारा त्वरण क्या हो गया, हाँ तो हमारा त्वरण यहाँ पे कितना हो गया 0, लेकिन वेग जो है धनात्मक होगा। क्यों होगा धनात्मक वेग, क्योंकि थीटा जो है वो 90 से छोटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वेग कितना हो गया 0, क्योंकि आपका सरल एक्स एक्सिस के समानांतर आ रही है ना, यहाँ कोण हमारा 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 ही है। ये वाले पार्ट में देखो हमें जो एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल जो थीटा है वो क्या 90 से ज्यादा है, इसका मतलब वेग जो है कैसा होगा ऋणात्मक होगा, मतलब 0 से कम होगा। ठीक है, आएगा सत्य बात आपको क्लियर हो गई। ये वाला पार्ट स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन है ये, अगर ये वापस स्ट्रेट लाइन है मतलब सरल रेखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे त्वरण भी कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी इजी सा काम था। इस वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे तो कर्व ऐसे ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो 4 से लेके 6 सेकंड तक हमें त्वरण मिलेगा, वो त्वरण कैसा होगा धनात्मक होगा। ठीक है, इसके बाद देखो इस वाले पार्ट के अंदर हमारा जो कोण है, जो थीटा है, वो क्या आ रहा है 90 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वापस वेग कैसा हो गया धनात्मक हो गया, और त्वरण के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वापस बन रही है। इस वाले पार्ट में सिर्फ एक ऐसा लूप जैसा बन रहा है, लेकिन इसलिए इस वाले पार्ट में त्वरण है, बाकी किसी में नहीं। चलो ये बात हमारे इतने काम की नहीं है, हमें मेन फोकस करना है इस क्वेश्चन पे, तो अब फोकस करते हैं। पहले सबको मैं रब कर दूं जो मैंने लिखा है। ओके, तो देखिए बहुत इजी सी चीज है। सबसे पहले हमें 1 सेकंड के ऊपर वेग निकालना है। जो वेग हम जब निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम वेग निकालेंगे तो तात्क्षणिक वेग नहीं निकालना चाहते हम, तात्क्षणिक पूछा नहीं हमसे, बाय डिफॉल्ट अपन से औसत त्वरण औसत वेग ही पूछ रहा है ना, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपन अगर जैसे मान लो 1 सेकंड पे निकालना चाहते हैं तो 0 का रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, वेग का जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। 1 सेकंड में पूछा है ना, तो इसको ले लो x2 की पोजीशन उस टाइम पे कितना है हमारे पास 5, ये 5 ऊपर आएगा थोड़ा सा, तो आ गया 5 माइनस रेफरेंस पॉइंट लिया हमने 0, इस पे त्वरण कितना हमारा विस्थापन कितना है 0, समय देखो कितना है 1 और ये कितना है 0, 1 माइनस 0, तो हमें मिल जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। आई होप इतना समझ आ गया होगा, इजी सी चीज है। अब नेक्स्ट स्टेप से पूछा 2.5 सेकंड पे। अब देखो 2.5 सेकंड आपका कहाँ आ रहा है, 2.5 सेकंड यहाँ कहीं आएगा बीच में। अब देखो 2.5 सेकंड के साथ रेफरेंस आप किसका लोगे, जहां पे स्ट्रेट है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, मतलब ये आपका हो गया T1, सॉरी हाँ ये T1, 2.5 आ गया आपका T2, और x1 भी इतना ही, x2 भी इतना ही। तो साफ साफ मैंने आपको बता दिया, वैसे तो वेग 0 है लेकिन अपने को लिख के तो पता नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 10 माइनस 10, क्योंकि दोनों केसेस में T2 पे भी जो हमारा वेग है वो सॉरी विस्थापन 10 है, और T1 पे विस्थापन कितना है 10 है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2.5 माइनस का 2, यानी उत्तर वापस वही 0/0.5, या इसको हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखो 3.5 सेकंड, 3.5 सेकंड यहां कहीं बीच में आएगा, यहां कहीं आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बना नहीं इतना अच्छे से, चलो कोई नहीं, एक बार वापस बना लेते हैं। तो इस बार देखो, इस बार ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, है ना, ये आ गया। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये कितना है 3.5। अब वही इसका रेफरेंस पॉइंट आप किसके साथ लोगे, इस 3 के साथ। तो जब आप 3.5 पे निकालने की कोशिश करोगे वेग को, तो आप इस पे देखो,
इस पे आपका विस्थापन कितना है, इस पे आपका विस्थापन है आपका 5, ठीक है। तो अंतिम पे हमारा विस्थापन आया 5। प्रारंभिक ये बिंदु मान रहे हैं, इस पे विस्थापन कितना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। डिनोमीटर में देखो कितना आएगा 3.5 और माइनस का 3, यानी हमें मिलेगा माइनस का 2/0.5। ये 0.5 का पॉइंट ऊपर गया 10 हो गया, ये 5 दूनी हो गया 10, तो उत्तर कितना हमारे पास माइनस का 4 मीटर प्रति सेकेंड। कुछ गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है, सही दिख रहा है। ओहो देखो गड़बड़ हुई ना, मेरे को लग ही रहा था इसमें कुछ गड़बड़ कर दी हमने। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास ये हम चेंज करेंगे फिर, तो यहाँ पे हमारे पास 10 - 5 माइनस का 5 बचेगा। अरे क्या ही चल जाता है, तो माइनस का 5, तो 5 दूनी कितना हो गया माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जब भी हमें किसी भी मतलब क्षण पर वेग निकालना हो, जैसे इस वाले पूरे वेग पर वेग नियत है, बढ़ रहा है मतलब घट रहा है, इसमें वेग हमारा क्या बोलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना, इसका मतलब वेग नियत होगा। तो यहाँ पे वेग नियत है, यहाँ पर भी वेग नियत है, और यहाँ पर वेग 0 है, ठीक है, क्योंकि विस्थापन कांस्टेंट है। तो आप कोई से भी जरूरी है, जैसे मैं 1.1 सेकंड पे पूछ रहा हूँ ना, 0 से लेके 2 सेकंड तक उसका वेग नियत है, ठीक है, क्योंकि उसका त्वरण 0 है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मैंने 1 - 0 लिखा ना, आप ऐसा भी कर सकते कि 2 - 0 कर देते, और इस पॉइंट पे आपका विस्थापन कितना 10 और इस पे कितना है 0, वो भी ले सकते थे आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, तो भी वैल्यू सेम ही मिलती। इस पूरे पार्ट के लिए एक ही होगा वेग, इस पूरे पार्ट के लिए एक ही होगा, और इस पूरे पार्ट के लिए भी एक ही होगा। तो आपसे कोई मान लो बोले कि यार 1.5 पे निकालो, तो बार बार नहीं निकालना, साफ साफ लिख देना कितना आएगा 5। तो क्योंकि 0 से 2 तक कोई भी पॉइंट ले लो, आपका वेग क्या है नियत ही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा बार बार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट वाले के तीनों पार्ट तो हमारे हो गए। चलो अब सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला इसने पूछा है t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड तक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब ध्यान से सुननी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विस्थापन समय ग्राफ है, और हमसे क्या पूछ रहा है ये दूरी। तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो देखो 0 से 2 सेकंड तक वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है, 0 से 2 तक, क्योंकि वो नियत वेग से गति कर रहा था, तो कितनी दूरी तय करी होगी उसने। देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, आपका समय कितना है 2, और कितने वेग से चल रहा था वो 5 गुणा 2 10। या तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 0 से लेके 2 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय करी है 10। तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करूँ, चलो यहाँ पे जगह है, नहीं तो यार फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो मैं बी यहीं पे कर देता हूँ ना। नहीं बी नहीं है, इसका नाम 2 है ना, तो चलो 2 डाल देते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए, क्योंकि विस्थापन समय ग्राफ है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूरी। तो 0 से लेके 2 सेकंड तक वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय करी, ठीक है, ये 10 मीटर हो गया, प्लस 2 सेकंड से 3 सेकंड तक वस्तु ने 0 दूरी तय करी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे खड़ा है, स्टिल खड़ा है, ठीक है। फिर 0 से ये हमारे 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक वापस उसने 10 मीटर की दूरी तय करी है। लेकिन अगर विस्थापन बोलता तो भी 10 ही होता, और अभी भी 10 ही है, क्योंकि धनात्मक ही है। तो यहाँ पर वापस हमारे पास 0 यहाँ पे हो गया, फिर 10 मीटर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, 4 सेकंड से लेकर के ये हमारा नीचे जो है हमारा ये 5 सेकंड तक, ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5, ये लिख देता हूं मैं, ये जो है ना ये -5 है, ठीक है। तो 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है 5। ऋणात्मक नहीं लेना है, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक है, लेकिन ये धनात्मक आएगा, तो 5। मान लो विस्थापन पूछता है तो -5 लिखते हैं। फिर वापस 5 से 6 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय करी है हमारे पास, वापस 0 से 5 से 0 गया ना, तो वापस हमारे पास आएगी 5। पर अगर वो विस्थापन पूछता, अच्छे से सुनना, अगर वो विस्थापन पूछता 0 से लेके 6 सेकंड तक, तो हम इसको धनात्मक लेते, क्योंकि धनात्मक में पॉजिटिव में बना हुआ है, 0 का 0 ही आता। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 10 ही आता, क्योंकि धनात्मक में बना हुआ है, लेकिन ये और ये वैल्यू ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है ना। अगर विस्थापन पूछता तो ये ऋणात्मक हो जाता, क्योंकि नीचे बन रहा है। तो विस्थापन समय वक्र में एक्स अक्ष के, यानी आपका जो टाइम वाला एक्सेस होता है, अक्ष होता है, उसके नीचे वाला जितना भी है ना, उसको सबको ऋणात्मक ही लेना है, चाहे वो क्या, अगर हम बात करें विस्थापन के बारे में। अगर दूरी के बारे में बात करें तो दूरी के अंदर उसको अपने को धनात्मक लेना। तो होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो 10 10 और ये हो गया हमारे पास 10, ये हमारे पास हो गया 30 मीटर, ठीक है। तो सिंपल है। अब लास्ट है, किस समय अंतराल में वस्तु का त्वरण, नहीं यहाँ पे त्वरण आएगा, लेट मी करेक्ट दिस। तो ये आ गया हमारे पास वस्तु का त्वरण धनात्मक है। तो देख लो, मैंने आपको बताया ना, 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक के बीच में वस्तु का जो त्वरण था वो क्या था, धनात्मक।
बाकी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, इस वाले पार्ट पे भी 0 था, 3 से 4 सेकेंड, 5 के बाद भी 0 ही है, 4 से 6 सेकेंड के बीच में वस्तु का क्या था, त्वरण धनात्मक था। तो 4 से 6 में वो हमारा धनात्मक था। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई गेस इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप कमेंट कर देना। पर बाकी ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अच्छी आपकी दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज करवाएगा, अच्छी प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसका उत्तर देंगे। मैं टेबल बना देता हूँ उसके लिए, आपको एक एक क्वेश्चन का पॉज करते हुए आंसर देना है। वीडियो पॉज करना, सारे आंसर लिखना और फिर उसके बाद वापस वीडियो देखना है ना। तो 3 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे अपने को लिखना है वेग, यहाँ पे अपने को लिखना है त्वरण। ठीक है, और सबसे पहले मुझे आपको बताना है ए से बी तक की क्या कहानी चल रही है, इसमें मतलब क्या होगा उनका साइन, धनात्मक या ऋणात्मक। बी से सी तक बताना है जो वेग और त्वरण का साइन है वो कैसा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। फिर आपका ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये सी से ई है, ये सी से ई है, ये डी डी हो गया। तो ये हो गया हमारे पास बी सी, फिर सी डी और लास्ट में हमारा डी ई। ठीक है, इन सब काट के अंदर आपको वेग और त्वरण का मान बताना है कि किसमें धनात्मक और किसमें ऋणात्मक। तो बहुत इजी है, आप पॉज करो, पॉज करने के बाद कुछ सोचो, सोचने के बाद मैं जो आंसर लिखा हूं उस सबका क्रॉस चेक करना और जो भी आंसर आए वो कमेंट करना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सर मेरे इतने सही थे, मेरे इतने गलत थे, तो आप मान लो भाई मैं आपसे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, तो 4 मार्क्स इसके, 4 मार्क्स इसके, टोटल 8 नंबर का पेपर हो गया आपका। आप मुझे बताना 8 में से कितना स्कोर आपका निकला। ठीक है, पॉज करो और फिर करो, पर मेरे को तो करना ही है। तो ए से बी तक आप देख लीजिए, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, थीटा 90 से बड़ा है। त्वरण तो आपका सॉरी थीटा 90 से बड़ा है ना, वेग जो आपका वो कैसा होगा, ऋणात्मक। इसमें तो सोचना नहीं, क्योंकि पैराबोला देखो ऊपर खुल रहा है ना, इस वाले पार्ट में भी ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें कैसा होगा, धनात्मक। तो इसमें सोचना नहीं है। इस वाले हो धनात्मक की जगह मैंने प्लस कैसे लिख, प्लस ए कैसे लिख दिया, बी लिखना है अपने को, तो हाँ तो होगा प्लस। इस वाले पार्ट में भी देखो बी से सी तक भी ये धनात्मक ही होगा, तो दिमाग नहीं लगाना। चलो पहले इसका साइन देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखो बी से सी तक धनात्मक, सी से डी तक वापस आपका कैसा हो गया, ऋणात्मक। तो ये आपका सी से डी तक हो गया हमारे पास ऋणात्मक, क्योंकि इस तरीके से नीचे की तरफ चला गया इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में धनात्मक था, इस वाले पार्ट के बाद हो गया ऋणात्मक। फिर वापस देखो इस वाले पार्ट में कैसा हो गया, वो धनात्मक। तो ये कुछ कहानी चल रही है हमारे पास, इस बस सी वाले पॉइंट तक ये ऋणात्मक आया था। अब अपन वापस वेग के ऊपर आते हैं। बीसी के ऊपर देखिए, इस पे टेंजेंट बनाओगे, इस बार वापस आपका जो है कोण जो है इस बार 90 से छोटा हो गया, पहले 90 से बड़ा था इसलिए ऋणात्मक था, अभी 90 से क्या हो गया, छोटा हो गया। साफ साफ दिख रहा होगा कोण 90 से छोटा है, इसका मतलब इसमें कैसा होगा, ये धनात्मक। ठीक है, सी से डी तक देखो आप, स्लोप देखो वापस कैसा है, थीटा 90 से बड़ा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, तो उस केस में वापस हमारे पास कैसा हो गया, ऋणात्मक। और इस वाले केस में देखो 90 से छोटा हो गया, इसका मतलब वापस कैसा हो गया, ये आपका धनात्मक। तो इस केस में वस्तु का वेग घटेगा एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स अक्ष पे घटेगा, एक्स अक्ष की दिशा में घटेगा। ठीक है, ये घट गया, इसमें ये बढ़ रहा है एक्स की दिशा में, इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन माइनस एक्स की दिशा में, और इस वाले पार्ट में वापस देखो धनात्मक धनात्मक है तो वापस प्लस एक्स की दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। तो इजी सा प्रॉब्लम था, सब बताना अपने मार्क्स कितने आए, बेईमानी मत करना कोई। चलो अब आ जाते हैं अपन वेग समय ग्राफ पर। तो सिंपल है, वेग समय जो वक्र होता है उसका पहले तो अपन स्लोप के बारे में बात करते हैं, ढाल के बारे में। तो ढाल जो होगा y को x से डिवाइड कर दो, तो वेग को जब आप समय से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा त्वरण, यानी इसका ही जो ढाल होती है वो आपको क्या देती है, त्वरण। इसका वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल भी हमारे काम का है। वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल मैंने आपको बोला था x को y से गुणा कर दो, गुणा करने से आपको जो राशि मिलेगी वही क्या होती है आपकी उसका वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल। तो x और y यानी वेग को समय से गुणा करने पर आपको क्या मिला, स्थापन, यानी इसका अंडर का एरिया वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देता है,
विस्थापन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। वेग समय ग्राफ में दो चीजें काम की है, एक तो उसका स्लोप और एक आपका हो गया उसका मतलब स्लोप का मतलब हो गया ढाल, और एक हो गया हमारे पास उसका अंडर कर्व एरिया यानी वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो वही सेम कहानी, कुछ अलग नहीं है कि इस वाले केस में देखो क्योंकि ऊपर जा रहा है हमारा जो स्लोप है, मैं बता देता हूं यहाँ पे वापस, आई होप ये वाला कलर ठीक है। एक्स एक्सिस को ऊपर ले लिया, थीटा जो है वो 90 से छोटा है, यानी आपकी जो ढाल है वो कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी ना धनात्मक होगी। ठीक है, इस वाले के अंदर देखो, इसको थोड़ा चाहिए तो आगे एक्सटेंड कर लो, थीटा जो है वो 90 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब ढाल कैसी होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव, या 0 से छोटी होगी, कुछ भी लिख लो, चलो 0 ही लिखना है तो 0 से छोटी ही लिख देते हैं। 0 से छोटी और ऋणात्मक का मतलब एक ही है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, बार बार कंफ्यूज ना हो आप इस चीज को लिख के। तो ये क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। इसमें देखो अरे इसमें तो चेंज ही नहीं हो रही, मतलब वेग नियत है, हमें इसकी हो गई 0। ठीक है, तो इसमें वेग बढ़ रहा है, इसमें वेग घट रहा है और इसमें वेग नियत है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल से ग्राफ है, जैसे पहले किए थे वैसे ही है, जैसे विस्थापन वाला सीन था ना बिल्कुल सेम वैसा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये तीन सिंपल से ग्राफ थे, ये नीचे आपकी लिखी है जो हमने बात करी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आया एक प्रश्न, बहुत अच्छा और बहुत सही प्रॉब्लम है। एक्स के अनुदिश गति करने वाले एक कण के लिए वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है और t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के लिए वस्तु का औसत वेग व औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको अच्छे से और प्यार से बता दूं, जब अपन से औसत वेग पूछ रहा है ना, तो हमें जैसा है वैसा लेना है, मतलब अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव लोगे। लेकिन अगर हमसे औसत चाल पूछता है तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो जब अब भाई अपने को तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए अपने को चाहिए विस्थापन, तो विस्थापन तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो जब अब जैसे ऊपर वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में अब आपको पता है कि अपने को विस्थापन निकालना, तो उसका अंडर का एरिया निकालना पड़ेगा, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा विस्थापन के लिए। तो जब मैं वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल ऊपर वाला निकालूंगा तो धनात्मक आएगा, ये वाला ऋणात्मक आएगा और ये वाला क्या आएगा वापस धनात्मक। तो विस्थापन के केस में ऋणात्मक को ऋणात्मक ही लेना है, लेकिन अगर मैं दूरी निकालूंगा चाल के लिए तो इस वाले पार्ट को भी हम कैसा मानेंगे, धनात्मक, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, पहले अपन विस्थापन निकाल लेते हैं। तो विस्थापन अपन निकालते, देखो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट में देखो एक त्रिभुज बनता हुआ सबको दिख रहा होगा, आई होप सबको दिख रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बोला ना, इसका वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देगा, विस्थापन या फिर दूरी। अगर विस्थापन ले रहे हो तो धनात्मक का धनात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक, लेकिन दूरी ले रहे हो तो धनात्मक तो धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक वाला भी धनात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास 3 यानी आधार, और ऊंचाई हमारे पास कितनी 2। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्योंकि नीचे चला गया इसलिए इसको कैसा लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो ये देखो ये हमारे पास हुई त्रिभुज हाफ इंटू आधार कितना हमारे पास, देखो 1, देखो कैसा है, एक कैसा है 4 में से 3 माइनस करा। ठीक है, और ऊंचाई देखो कितनी इस बार इसकी 2, तो अब 2 ही लोगे, माइनस तो अपन पहले लगा ही चुके हैं, और प्लस अब तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो देखो लंबाई कितनी है हमारे पास, देखो एक तो लंबाई है और एक ही चौड़ाई है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, ये इसको अपन ने काटा, इसको इससे काटा अपन ने, 3 - 1 + 1, तो हमारा उत्तर क्या आया 3 मीटर, यानी विस्थापन आया 3 मीटर। लेकिन अगर ये अपन से दूरी पूछता तो चाहे आपका एरिया धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, आपको उसको धनात्मक ही लेना, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो दूरी आई 5 मीटर, भले विस्थापन आपका आया कितना 3 मीटर, क्यों, क्योंकि वस्तु आगे गई फिर पीछे चली गई। ठीक है ना, तो विस्थापन नेगेटिव हो सकता है लेकिन हमारा दूरी नहीं। तो अब अपने को औसत क्या निकालनी है, चाल। औसत चाल देखो, कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी कितनी है 3, समय कितना हमारा 5, तो हमारे पास 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, और औसत वेग निकालना है, तो ये औसत वेग, दूरी कितनी है 5, समय कितना है 5, तो औसत वेग कितना है, ओहो गड़बड़ हुई हमसे, उल्टा लिख दिया हमने ना, ऊपर आ रही है पहले वेग, है ना, क्योंकि हमने विस्थापन लिया ना ऊपर, औसत वेग में आता है विस्थापन बटा समय, और औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय, तो हमारे पास आ गया 1। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम था और आई होप सबको आ गया होगा। अब है हमारा त्वरण समय ग्राफ। तो ये त्वरण समय ग्राफ जो है हमारा,
उसके अंदर देखो ज्यादा कुछ काम का नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि इसका वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल जो है ना वो अपने को देता है इसका वेग। ठीक है, बस ये काम का है। इसके वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देता है, वेग देता है, क्योंकि क्या मिल रहा है अपने को y इंटू एक्स से a इंटू टी, और उसे तो v मिलना है। इसलिए आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखो त्वरण बढ़ रहा है, इसमें त्वरण घट रहा है, इसमें त्वरण नियत है। ठीक है, वो बढ़ गया, ये घट गया, और ये हमारा कैसा हो गया, नियत। इसका जो ढाल होता है वो एक टर्म देता है जिसको हम बोलते हैं जर्क। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस त्वरण में परिवर्तन की दर को अपन जर्क बोलते हैं। सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने आपको स्किप करा दिया। बस बाकी कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल x और y को गुणा कर दो, ढाल पूछे y को x से डिवाइड कर दो, मतलब a बटा t जर्क देता है। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। चलो ये लास्ट एक हमारा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। ये भी बहुत सही प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी लगती है मेरे को भी। सरल रेखीय गति करते हुए कण का त्वरण समय ग्राफ आपको दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, उसकी अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको क्या बोला, इसके वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देगा, वेग, जबकि वहां पे क्या पूछ रहा है वो, चाल। तो अगर देखो यहाँ पे वेग ऋणात्मक हो सकता है, अगर इसका अंडर का एरिया वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो वेग ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन वही चाल वाली बात आ गई ना, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए जब मैं इसका अंडर का एरिया निकालूंगा, यानी वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालूंगा, तो धनात्मक लूंगा तो चाल, ऋणात्मक लूंगा तो वेग। जैसे मुझसे चाल पूछिए ना तो मैं 0 से 6 तक निकाल देता हूं। तो चाल देखो 0 से 6 तक 1/2, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल, आधार कितना है 6, और ऊंचाई कितनी है देखो यहाँ पे 4। देखो कितना, अरे हाँ सॉल्व कर, चलो बाद में करेंगे इसको सॉल्व, हटा दो इसको, वापस लिखते हैं। 1/2 गुणा आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4, प्लस क्यों, क्या पूछा अपन ने, क्या पूछा इसने अपन से 4। अगर वेग पूछ रहा होता, मान लो क्वेश्चन में पूछा उसने वेग बताओ, तो इस वाले पार्ट को नेगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में है और वेग हमेशा ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग पूछे तो ऋणात्मक लेना है। मान लो मैं वेग भी चलो आपसे बता देता हूं, अगर वेग पूछ रहा होता अपन से तो 1/2 करते, 6 लिखते, 4 लिखते और नेक्स्ट टर्म को नेगेटिव लिखते, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है। तो देखो भाई 1/2 आधार, ये इसका डिफरेंस, ये आधार, तो 9 - 6 यानी 3 मिला अपने को, और ऊंचाई ये देखो 4 है, बस 4, जबकि इस वाले केस में यही पार्ट धनात्मक होगा। आई होप समझ आ गया होगा सबको। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हुआ, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 यानी 18 मीटर प्रति सेकेंड जो है उसका, उसकी चाल आ रही है, अधिकतम चाल। और इस वाले केस में 12 - 6 यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड उसका औसत वेग आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा, कुछ ऐसा था नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हमने कराई है, बेसिक सी प्रॉब्लम्स है। इसमें से ये वाली प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम दिखेगी तो मैं आपको जरूर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे अपन बात करेंगे जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उसको हम खत्म करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे कैसे उसको डिराइव करते हैं। वही 9th क्लास वाला मेथड एक तो ग्राफिकल था और एक दूसरा मेथड वाला पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर जरूर। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।